हे गाइस, वेलकम टू अरमान्स क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज काफ़ी दिन बाद लेक्चर लेके आ रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। काफ़ी दिन से लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया, बट इंशाल्लाह आगे से ऐसा नहीं होगा। उम्मीद है कि अब कॉन्टिन्यूसली लेक्चर्स अपलोड होंगे मेरी तरफ से। गाइस, आज का जो लेक्चर होगा वो जे.एंड.के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1989 पर होगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड गाइस, जेकेपी सब इंस्पेक्टर की जो नोटिफिकेशन आई थी उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ कि गाइस, एक दो दिन के अंदर अंदर हम लोग उसके जो लेक्चर्स है वो अपलोड करना शुरू कर देंगे। गाइस, आपका जो मैथ और रीजनिंग पोर्शन है वो आपको मनप्रीत मैम खुद करवाएंगी, क्योंकि उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। वो पीओ का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों दे चुकी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो मेंस और रीजनिंग का सेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट यू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ फर्दर वीडियोस। एंड गाइस, जितना भी मटेरियल मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ उसको शेयर कर दीजिए। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गाइस देखिए, आज का जो लेक्चर है वो ऑब्वियस सी बात है 1989 के एक्ट पर, जे.एंड.के कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट पर है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सा एक्ट यहाँ पर लागू होता था और कौन सा एक्ट जो है यहाँ पर चलता था जे.एंड.के में। वो था एक्ट ऑफ 1960, जे.एंड.के जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। देखिए गाइस, 1960 से लेकर 89 तक यही एक्ट चलता था, इसी के प्रोविजंस चलते थे, इसी के रूल्स चलते थे जे.एंड.के में। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद देखिए गाइस, जो 1989 का जो एक्ट का जो एम है वो यही है कि एक्चुअली its aim was to consolidate and amend the laws related to cooperatives in the state of Jammu and Kashmir for development of cooperation in accordance with DPSP of the Constitution of J&K। देखिए गाइस, ये इसका जो एम था ना वो यही था कि हम कंसोलिडेट करें, अमेंड करें लॉज को। किस लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉरपोरेशंस इन, और किन के अकॉर्डिंगली? इन अकॉर्डेंस विद डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे उनके अकॉर्डिंगली। अब तो खैर रहे नहीं, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली बात है हमारा अलग से रहा नहीं। पहले जब था तो उस टाइम पे हमारे साथ ऐसा ही होता था, उस टाइम पे इसके अकॉर्डिंगली ये एक्ट बनाया गया था। और इसका एम भी क्या था? इसका एम था डेवलपमेंट करना कॉरपोरेशंस का। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। देखिए गाइज, इसके बाद रही बात गवर्नर के एसेंट की, तो गवर्नर ने जो अपना एसेंट दिया था वो दिया था 8 जुलाई 1989 में। और उसके बाद देखिए गाइज, ये जो एक्ट था ये पब्लिश गैजेट में कब हुआ था? ये हुआ था 11 जुलाई 1989 को। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए गाइज, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें जो चैप्टर्स हैं वो 16 हैं और इसकी जो सेक्शंस हैं वो 177 है। देखिए गाइस, ऑब्वियस सी बात है 177 सेक्शंस तो आप कर नहीं सकते और करनी भी नहीं है, क्योंकि आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, सो दैट आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कम टाइम में कवर हो। ठीक है गाइस, तो आपके लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस रहेंगी हम उनको पढ़ेंगे, चैप्टर्स में से जो कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, सो लेट्स मूव ऑन। देखिए गाइज, इसमें 16 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर जो है वो प्रिलिमिनरी है, मतलब डेफिनेशंस की बात करता है। दूसरा चैप्टर रजिस्ट्रेशन की बात करता है कॉर्पोरेशंस की। तीसरा चैप्टर जो है मेंबर्स की बात करता है, कॉर्पोरेशंस की राइट्स की और लायबिलिटीज़ की। इसी तरह करते 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 16 चैप्टर्स हैं। अब देखिए गाइस, आज 16 के 16 तो ऑब्वियस सी बात है नहीं हो सकते, ये बहुत लेंथी लेक्चर बन जाएगा। आज हम 8 चैप्टर्स पढ़ेंगे, पहले 8, और उसके बाद अगले 8 जो हैं हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले 8 पढ़ने वाले हैं और अगले 8 जो हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, सो मूविंग फर्दर। देखिए गाइस, जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1989, पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पीडीएफ जो है ये काफ़ी लंबी पीडीएफ है, 70 पेजेस की पीडीएफ होगी ये। और ये ऑब्वियस सी बात है, आपको सारी की सारी पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
आपको करना कुछ नहीं है, आप लोगों के लिए ऑलरेडी जो मैं पीडीएफ सेंड करूँगा उस पे ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ, जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ऐसे ही मार्क करके रखा होगा। और इसी तरीके से आपको ये जो जितना भी मार्क हाईलाइटेड होगा पोर्शन, आपको पीडीएफ में सिर्फ ये हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ना है। ठीक है गाइज, सो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कीजिए। देखिए गाइज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि एसेंट जो है गवर्नर का 8 जुलाई को मिला 1989, और पब्लिश जो है गैजेट कब हुई, 11 जुलाई 1989। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर वही बोला गया है कंसोलिडेट करने के लिए और ये अमेंड करने के लिए, तो ये आपको पता है, ये मैंने अभी आपको बता दिया हुआ है। आप पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं प्रिलिमिनरी की, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ। मैंने आपको पहले ही बोला हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ। इसमें डेफिनेशंस की बात करता है, बोर्ड क्या होता है, बायलॉज क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों की बात करता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इतना तो पता ही होगा कि बोर्ड क्या होता है, बायलॉज क्या होते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, और ऐसा एसएसआर भी पूछने भी नहीं वाली लगभग। ठीक है, और इन केस किसी को लगता है कि मुझे फिर भी पढ़ना है तो पढ़ सकता है, कोई इशू नहीं है, बट हम लोग सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर 2 में रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाती हैं। चैप्टर 2 जो है रजिस्ट्रेशन की बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, तो सबसे पहले तो आपकी बात आ जाती है रजिस्ट्रार की। देखिए रजिस्ट्रार जो है ना, इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और रजिस्ट्रार जो है ना, एक्चुअली ही इज़ द बिग बॉस, ही इज़ एक्चुअली द थलाइवा ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, द बिग बॉस। क्या? यस, ही इज़ द बिग बॉस। क्या? और इसको जो असिस्ट करता है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है, जो कि आप माशाल्लाह कुछ महीने बाद बनने वाले हैं जब आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितनी बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कितनी अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और जब आपका पहला प्रमोशन होगा तो आप रजिस्ट्रार ही बनने वाले हैं। ठीक है, और अब मैं आपको जैसे जैसे पीडीएफ में, जैसे जैसे मैं इस लेक्चर में आगे आगे बढ़ता जाऊंगा, तो आपको पता लगेगा कि रजिस्ट्रार के कितने पावर्स हैं और क्या क्या कर सकता है। देखिए अब सबसे पहली बात, अप्लाई करने की बात करता है, एप्लीकेशन कैसे हो सकती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। देखिए जब आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन करनी होती है तो होता क्या है, आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे ना, जाहिर सी बात है, तो वो आपको एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रार देगा। रजिस्ट्रार और सारी इन्फॉर्मेशन भी जो है ना उसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रार ही देगा कि किस तरह प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है, कैसा फॉर्म देते हैं, वो सब का सब रजिस्ट्रार आपको देगा, और इन्फॉर्मेशन भी रजिस्ट्रार ही देगा। अब देखिए गाइस, ऑब्वियस सी बात है, आप अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ रिक्वायरमेंट्स तो होंगी। अब क्या रिक्वायरमेंट्स है अप्लाई करने की? अब देखिए गाइस, इसमें इन्होंने अलग अलग सोसाइटीज़ के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट रखी है। पहली बात तो देखिए, अगर आप एक प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी हैं तो फिर ये कहा गया है कि आपके पास एटलीस्ट 100 मेंबर होने चाहिए, तब जाके आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। 100 से कम पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और अगर आप प्राइमरी नॉन एग्रीकल्चर सोसाइटी हैं तो फिर आपके पास एटलीस्ट 50 बंदे तो होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ये बात याद रखिएगा, तो आपको ट्रीट किया जाएगा एज अ सिंगल मेंबर, आपको अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये बात भी आप याद रखिएगा। ओके गाइज, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसकी जो मेंबरशिप है वो सबके लिए ओपन है। मेंबरशिप किसी कोई एक क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ, या कोई ऐसा नहीं है कि कोई बंदा वीआईपी है या कोई उसी के लिए ओपन होगी, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए ओपन है। कोई ऐसा क्राइटेरिया, कोई ऐसा रूल नहीं रखा गया। बस एक छोटी सी ऑब्लिगेशन रखी गई है कि वो क्या है, कि आपका 18 साल से ज़्यादा होना, आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आप एक तरह से कह सकता हूँ कि आप अडल्ट होने चाहिए। ठीक है, 18 साल से ज़्यादा होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि 10 साल का बच्चा अप्लाई करने के लिए आ जाए, तो इसलिए इन्होंने 18 साल मिनिमम रखी है, 18 साल से ज़्यादा एज होनी चाहिए। ठीक है, तो बस इसके बगैर और कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसके बगैर जिसका दिल करे वो आ सकता है। अब देखिए गाइज, मूविंग ऑन, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। वेट अ सेकेंड। देखिए गाइज, अब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि रजिस्ट्रेशन हो गई और रजिस्ट्रार जो है सेटिस्फाई है,
आपने अप्लाई किया है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत आपने अप्लाई कर दिया, आप इसके प्रोविजंस को मद्देनज़र रखते हुए अप्लाई कर रहे हैं, तो होगा क्या? होगा ये कि रजिस्ट्रार जो है वो आपको पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट देगा। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगी 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए। उसके बाद क्या होगा कि आपको बताया जाएगा कि अगर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बाद अगर आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आपको फॉलोइंग ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करना होगा। कुछ ऑब्लिगेशंस हैं उनको आपको फुलफ़िल करना होगा, और वो कौन-सी ऑब्लिगेशंस हैं? वो ये ऑब्लिगेशंस हैं। कैपिटल बिल्डिंग, जितना आपको बताया गया है कैपिटल, क्या आपने उतना कैपिटल बिल्ड किया है इन 6 मंथ्स में? मेंबरशिप मोबिलाइजेशन, एजुकेशन, जितनी मेंबरशिप बताई गई है क्या उतने मेंबर आ गए हैं आपके पास? डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्लान्स, क्या उतने हुए हैं डेवलपमेंट? अगर ये तीनों क्राइटेरिया आप फुलफ़िल कर देते हैं तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रार जो है परमानेंट रजिस्ट्रेशन देगा, तब तक नहीं। अब देखिए ये तो हो गया कि अगर एक्सेप्ट करता है, ये तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन की बात होगी ना। बट सपोज़ करो अगर रिफ्यूज़ ही कर देता है, अगर एक्सेप्ट नहीं करता है आपकी रजिस्ट्रेशन, तो फिर देखिए होगा क्या गाइज़ कि आप तक कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि भैया आपका जो है रिफ्यूज़ल हो चुका है, आपका रिफ्यूज़ कर दिया गया, बट विद रीज़न्स बताने पड़ेंगे, रीज़न्स कि क्यों आपको रिफ्यूज़ किया गया है, क्यों आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, क्यों आपको रजिस्टर नहीं किया गया, ठीक है? तो रजिस्ट्रार को आपको रीज़न्स भी देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि बस रिफ्यूज़ कर दिया और बताएगा नहीं कुछ भी, बताएगा रीज़न्स के साथ कि क्या हुआ था। अब देखिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, देखिए गाइज़ मैंने आपको पहले ही बोला कि पहले आपको प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मिलेगा, उस पे साइन होंगे रजिस्ट्रार के, उसकी एक कॉपी आपको दी जाएगी। उसके बाद जब आप ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल कर देंगे अंडर सेक्शन 6, तो आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगी, वो भी साइन किए जाएंगे रजिस्ट्रार के थ्रू। और ये ऐसा क्यों होगा? ये एज ए कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा, ये एक एविडेंस के तौर पे आपके पास होगा कि हाँ भाई अब हम परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल चुकी है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन विद लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी, देखिए जहाँ तक बात रही रजिस्ट्रेशन लिमिटेड या अनलिमिटेड लायबिलिटी की, तो देखिए हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी ही होती है। सिर्फ किसी केस में अगर कोई स्पेशल ऑर्डर गवर्नमेंट निकाल दे तो एक अलग बात है, अदरवाइज जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। ये बात आप याद रखिएगा। ओके गाइज, मूविंग ऑन। इसके आगे क्या कहता है? कहता है अमेंडमेंट ऑफ द बायलॉज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखिए गाइज अमेंडमेंट, अब अमेंडमेंट की बात करता है कि अगर किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को के दिमाग में ये ख्याल आए कि भाई हम लोगों को अमेंडमेंट लानी है, हम लोग अमेंडमेंट चाहते हैं, तो क्या होगा? होगा ये कि वो अपना ये प्रपोज़ल जो है फॉरवर्ड करेंगे। किसको फॉरवर्ड करेंगे? रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करेंगे और कहेंगे कि सर हमें ऐसे ऐसे अमेंडमेंट अपने यहाँ सोसाइटी में लानी है। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि रजिस्ट्रार चेक करेगा कि कहीं ये इस एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट तो नहीं है। जब आप प्रपोज़ल देंगे तो वो आपका प्रपोज़ल, आपका अमेंडमेंट चेक करेगा। जब आप रजिस्ट्रार को अपना ये प्रपोज़ल देंगे तो वो चेक करेगा कि कहीं ये इस प्रोविजंस के अगेंस्ट तो नहीं है। फिर अगर वो सेटिस्फाई हो जाए और कहे कि हाँ भाई ठीक है, इसके अगेंस्ट नहीं है, तो फिर वो इसको आगे ग्रांट कर देगा परमिशन, ठीक है, इस अमेंडमेंट को परमिशन मिल जाएगी उसके हाथों, रजिस्ट्रार के हाथों। ठीक है गाइस, मूविंग ऑन। गाइस देखिए अब क्या होगा कि जब आपको रजिस्ट्रार जो है सेटिस्फाई हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है रजिस्ट्रार जो है एक कॉपी आपको देगा अमेंडमेंट की, जो कि एक सर्टिफिकेट होगा जो कि उसके थ्रू साइन अप होगा, उस पे उसका साइन होगा, वो इसकी भी आपको एक सर्टिफिकेट बना के देगा जो कि विच विल बी साइंड बाय हिम, ठीक है, जिससे ये होगा कि हाँ भाई एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि हाँ जी अब आपकी जो है यहाँ अमेंडमेंट हो चुकी है, ठीक है। एंड इन केस रजिस्ट्रार जो है, सपोज़ कीजिए अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ कर जाता है
तो फिर क्या होगा? अगर रिफ्यूज़ कर जाता है तो उसको फिर आपको रीज़न्स के साथ बताना पड़ेगा कि क्या इश्यू है, क्यों रिफ्यूज़ किया गया है। अब देखिए यहाँ तो पावर टू डायरेक्ट अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज। अब देखिए अभी तक तो मैं बात कर रहा था कि सपोज़ करो कि भाई सोसाइटी चाहती है अमेंडमेंट लाना, बट अगर रजिस्ट्रार चाहता है अमेंडमेंट लाना तो क्या ला सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ला सकता है। रजिस्ट्रार के पास पावर्स ही पावर्स हैं, वो ला सकता है। अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगे अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगे कि मुझे अमेंडमेंट लानी है, ये नेसेसरी है, अगर उसको ऐसा लगे, अब अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगे, अभी तक तो सोसाइटी को ऐसा लग रहा था कि हमें अमेंडमेंट लानी है, अब अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगे कि नहीं यार मुझे अमेंडमेंट इस सोसाइटी में लानी है, इफ़ इट इज़ नेसेसरी, ठीक है, देन ऑब्वियस सी बात है वो उस सोसाइटी को बुलाएगा, उसको प्रिस्क्राइब टाइम देगा और कहेगा कि इस प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर आपको ये अमेंडमेंट लानी है। एंड इन केस मान लो कि वो फेल हो जाते हैं इस अमेंडमेंट को लाने में, टाइम में वो नहीं लाते, वो कोई भी सोसाइटी जो है सपोज़ करो इग्नोर कर देती है, या सपोज़ करो नहीं लाती या ध्यान नहीं रहता व्हाट्सएवर, ठीक है, तो होगा फिर भी वही जो रजिस्ट्रार चाहेगा। रजिस्ट्रार फिर भी अमेंडमेंट ला देगा, बिकॉज एज आई सेड ही इज़ एक्चुअली द बिग बॉस ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो वो ला देगा, वो इनके ताबे नहीं है, वो इनके अंडर नहीं है, ठीक है, यही लोग उसके अंडर है, वो इनके अंडर नहीं है, और उसकी अमेंडमेंट की सर्टिफिकेट इनको साइन करके दे देगा और कहेगा चुपचाप करके अमेंड कर दो, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक रजनी सर्स डायलॉग, माई वे और हाईवे, ठीक है, आइदर यू आर कमिंग माई वे और यू आर गोइंग हाईवे, ठीक है। सो थोड़ा बहुत लेक्चर लेक्चर बोरिंग भी नहीं होना चाहिए यार, क्या। सो एक यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा होगा, एक मिनट में थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, आपको दिख रहा होगा बाइंडिंग ऑन द सोसाइटी, ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना सोसाइटी के ऊपर बाइंडिंग है, माननी ही पड़ेगी। चेंज ऑफ नेम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखिए चेंज, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम चेंज हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। रजिस्ट्रार के पास जाइए, रजिस्ट्रार आपका नाम जो है चेंज कर सकता है, ही हैज़ द पावर। रजिस्ट्रार जो है अपने रजिस्टर में आपका नया नाम एंटर करेगा और जैसे ही पुराना नाम जो है आपका ख़त्म कर देगा, और जो आपका नया नाम होगा उसी का आपको जो है एक सर्टिफिकेट बना के देगा, विच विल बी साइंड बाय हिम। तो अब से आपका जो है आपकी सोसाइटी का नया नामकरण हो गया। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रही हो। कहते हैं कि नाम तो चेंज हो गया, बट एक बात याद रखिएगा कि इसके राइट्स, इसकी ऑब्लिगेशंस कुछ भी चेंज नहीं होने वाली, बस नाम ही चेंज हुआ है, बाकी सब की सब चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। सो ये चीज़ याद रखिएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। अच्छा देखिए गाइज, क्या कब फोर्स में आ सकती है अमेंडमेंट? देखिए फोर्स में तब अमेंडमेंट आती है जिस दिन रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में इसको लिख देता है, उसी दिन से ये फोर्स में आ जाती है। अब चेंज ऑफ लायबिलिटी, देखिए चेंज ऑफ लायबिलिटी की बात करें तो कब चेंज, कैसे चेंज होती है लायबिलिटी और कब होती है, क्या होता है लायबिलिटी चेंज होते होते? देखिए गाइज, अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट के थ्रू लायबिलिटी को चेंज करना चाहे या सपोज करो रजिस्टर करना चाहे, तो इन लोगों को सोसाइटी को रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद इन लोगों को नोटिस भी देना पड़ेगा अपने मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को, ठीक है यार, और 1 मंथ का टाइम देना पड़ता है मेंबर्स और क्रेडिटर्स को कि भाई हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, या रजिस्ट्रार बोलेगा मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, तो जितने भी आपके शेयर्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, आप चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। आपको टाइम दिया जा रहा है, आप चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप चाहें तो विड्रॉ ना करें, आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, आप विड्रॉ कर सकते हैं।
और देखिए गाइस, जब अगर सपोज कीजिए कि बंदा इस दौरान, इस महीने के अंदर जो उसको टाइम मिला था, क्रेडिटर, मेंबर, कोई भी हो, हु डज नॉट एक्सरसाइज हिज ऑप्शन विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड, अगर उसने अपना ये इस टाइम की पीरियड के दौरान अपना ऑप्शंस जो है नहीं यूटिलाइज किया, तो होगा क्या? होगा ये कि भाई इसका मतलब वो रजामंद है इस चेंज से, जो चेंज आई है वो उससे रजामंद है। होगा ये। अब देखिए होता क्या है कि एक बात याद रखिएगा, कोई भी अमेंडमेंट तब तक नहीं हो सकती, इट विल नॉट टेक इफेक्ट अनटिल आइदर, जब तक सारे मेंबर्स क्रेडिटर्स का एसेट ना मिल जाए, जब तक मेंबर्स और क्रेडिटर्स, अगर कोई मेंबर या क्रेडिटर क्लेम कर जाए, तो जब तक उसका जो है उसको सेटिस्फाई ना कर दिया जाए विद इन स्पेसिफिक टाइम, तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बात आप याद रखिएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। अब देखिए एमेलगमेशन एंड ट्रांसफर ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज। देखिए एमेलगमेशन और ट्रांसफर एसेट्स लायबिलिटीज, इन सब की जब हम बात करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि ये सब चीज़ें होती हैं और इसका भी एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहली बात, आपको चाहे ट्रांसफ़र करने हो एसेट्स या लायबिलिटीज़ को, चाहे डिवीज़न करना हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, या चाहे एमलगमेट करना हो कोऑपरेटिव सोसाइटी का, आपको एक प्रोसीजर दिया जाएगा। इस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। इसके लिए 2-3 शर्तें हैं जो आपको पालनी पड़ेंगी। पहला, अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार, आपको रजिस्ट्रार का अप्रूवल चाहिए। दूसरा, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर से। जितने भी लोग होंगे कमेटी में, जो मेंबर्स होंगे, उनका 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको। अगर ये दो चीज़ें, कंडीशंस फुलफिल आप कर देते हैं, तो भैया आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को। ठीक है, ये रहा आपका ट्रांसफ़र ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। इसी के साथ साथ अगर आप डिवाइड करना चाहें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को 2 या 2 से ज़्यादा में, अगर किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को 2 या 2 से ज़्यादा में डिवाइड करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना होगा। उसी तरह एमलगमेट करना चाहें तो भी सेम प्रोसीजर, 2/3 मेजॉरिटी, अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार, ये दोनों चीज़ें चाहिए। अब देखिए होता क्या है, अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है हैज़ पास्ड एनी रेजोल्यूशन, तो उसको फिर से नोटिस देना पड़ेगा उसके मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को। और जब वो ये नोटिस देगा तो होगा क्या कि आपको फिर उनको नोटिस देना पड़ेगा, 1 महीने का टाइम देना पड़ेगा, और आपको उन सबको बोलना पड़ेगा कि भाई हम लोग ऐसा-ऐसा करने वाले हैं। अगर किसी को कोई ऐतराज़ है तो अपने शेयर्स, डिपॉज़िट्स, इंटरेस्ट वापस ले सकता है। अगर कोई बंदा नहीं करता अपना ये वोट एक्सरसाइज़, अगर अगर कोई भी बंदा नहीं करता, तो इट मीन्स वो रजामंद है। ठीक है, अब देखिए गाइज, रेजोल्यूशन तब तक, ये फिर वही सेम कहानी है यार। रेजोल्यूशन जो है तब तक इफेक्ट में नहीं आता, फिर वही बात है, जब तक एसेट ना मिल जाए, जब तक सारे के सारे मेंबर जो क्लेम कर रहे हैं उनको सेटिस्फाई ना कर दिया जाए, उनका जो इशू है वो एड्रेस ना किया जाए, फिर वही कहानी है, सेम रिपीट है। ठीक है, अच्छा मूविंग ऑन। देखिए गाइस, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब देखिए कैंसिलेशन कब होता है? कैंसिल, यार कैंसिल आपका जो है ना, रजिस्टर सर्टिफिकेट जो है आपका कैंसिल तब होता है जब आपने, ऑब्वियस सी बात है, या तो आपने ट्रांसफ़र कर दी हो एसेट्स और लायबिलिटीज़, तो आपका जो पुराना रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे का सारा सेक्शन 14 में आता है। सेक्शंस थोड़ी जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रखिएगा। और उसी तरह एमेलगमेट किया है तो जाहिर सी बात है, 2 सोसाइटीज़ को एक कर रहे हो आप। ठीक है, तो जो पिछली 2 सोसाइटीज़ थी उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी, क्योंकि वो तो अब एक बन गई ना, तो पिछली तो अलग अलग थी, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल होगी। उसी तरह डिवाइड कर रही हो, तो अगर डिवाइड कर रहे हो
तो पहले तो एक थी, अब आपने उस एक को 2 में डिवाइड कर दिया, तो 2 में डिवाइड कर दिया तो उसकी पुरानी रजिस्ट्रेशन तो गई, वो तो कैंसिल हो जाएगी। और ये सारा मैंने पहले ही कहा सेक्शन 14 के अंडर आता है। अब आ गई आपकी बात रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटीज़। देखिए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटीज़ की जब आप बात करें तो होता क्या है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटीज़ क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी, ऐसा हो सकता है अगर रजिस्ट्रार चाहे, अगर उसके दिमाग में ये ख्याल आ जाए कि यार मुझे रीऑर्गेनाइज करना है, मुझे सोसाइटीज़ को अमेलगमेट करना है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ये एसेंशियल है और मुझे सोसाइटीज़ को अमेलगमेट करना है, ये डिवाइड करना है या रीऑर्गेनाइज करना है, तीनों में से कुछ भी करना है तो वो कर सकता है। और वो करेगा क्या? कंसल्ट करेगा फेडरल बॉडी को किसी भी सोसाइटी की जिसमें उसको करना होगा अमेंडमेंट, और फिर फाइनेंशियल एजेंसी को बुलाएगा, उनकी फाइनेंशियल एजेंसी जो होगी। बट ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं मानेंगे तो वो करेगा नहीं, वो फिर भी कर देगा। एज आई सेड, वो बिग बॉस है भाई, वो कर देगा, वो इसके पावर्स हैं और ये बाइंडिंग है इन लोगों पर, तो वो कर देगा। अब हाँ, अब आती है आपकी रिस्ट्रिक्शन थोड़ी, कि अब इस बिग बॉस पर भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं है कि बस हर जगह अपनी तानाशाही चलाएगा, अब इसकी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। देखिए नॉन एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ की, अभी तक हम एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ की बात कर रहे थे, वहाँ तो ये बिग बॉस है। बट नॉन एग्रीकल्चर सोसाइटी में गवर्नमेंट का भी रोल होता है, और गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट भी ऐसे नहीं कर सकती चेंज कुछ भी। गवर्नमेंट को भी अगर चेंज लाना है तो उनको स्टेट लेजिस्लेचर से पास करवाना पड़ेगा, तब जाके वो चेंज ला सकते हैं, ऐसे चेंज नहीं ला सकते। ठीक है गाइज, इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 3 हमारी ये कहती है कि पावर जो है ना रजिस्ट्रार के, वो उसके बिहाफ पे कोई और एक्सरसाइज नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ वो बंदा खुद ही हिमसेल्फ विल एक्सरसाइज हिज ओन पावर्स, कोई और नहीं उसके बदले करेगा। ओके गाइज, मूविंग ऑन, मूविंग फर्दर, एक और जगह मैं आपको बताता हूँ जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन रजिस्ट्रार के ऊपर है। एक तो नॉन एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ में है, एक और जगह जहाँ पर इसकी रिस्ट्रिक्शन है वो है आपके कोऑपरेटिव बैंक्स में। देखिए गाइज, अगर कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें ना, तो कोऑपरेटिव बैंक्स में इसकी रिस्ट्रिक्शन है। कोऑपरेटिव बैंक्स में भी रजिस्ट्रार को जो है ना अप्रूवल चाहिए, ऐसे नहीं चेंज ला सकता। अप्रूवल किसका चाहिए? रिजर्व बैंक का। अगर रिजर्व बैंक अप्रूवल देगी तब जाके वो चेंज कर सकता है ये सब चीज़ें, वरना नहीं कर सकता। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अब चैप्टर नंबर 3, मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, देयर राइट्स एंड लायबिलिटीज़। देखिए गाइज, अब ये मेंबर्स की बात करता है, उनके राइट्स की बात करता है और लायबिलिटीज़ की। देखिए गाइज, जहाँ तक बात रही कोई भी मेंबर जो है ना, वो मेंबर कब बनता है? वो तब बनता है जब अ इंडिविजुअल हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 11 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब वो एक परमानेंट रेजिडेंट होगा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, अब तो खैर स्टेट रही नहीं, अब तो यूटी है। तीसरी कंडीशन कि भाई जब वो बंदा अंडर द जम्मू एंड कश्मीर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन समावत 1998 एक्ट के तहत मेंबर बनता है, तब जाके अगर वो इन सब कंडीशंस को फुलफिल करता है तब जाके वो मेंबर बनता है। अब सपोज़ कीजिए कि कोई बंदा, उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है एडमिशन करने से एज अ मेंबर, तो फिर उस तक ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसको ये बताना पड़ेगा कि भैया आपको जो है रिफ्यूज़ कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। और 15 दिन के अंदर अंदर, ऐसा नहीं है कि टाइम लग जाएगा, 15 दिन के अंदर अंदर उसको ये बता दिया जाएगा, ठीक है, कि आप जो है, आपकी एडमिशन जो है वो कैंसिल हो गई है, आपको एडमिशन एज अ मेंबर नहीं दिया जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो, और अगर नहीं आ रहा, कुछ भी क्लियर, कुछ भी किसी भी चीज़ में डाउट है तो बताइएगा। नो इंडिविजुअल शैल बी एडमिटेड, कोई भी बंदा जो है ना, कोई इंडिविजुअल लेवल पे कोई मेंबर हो तो उसको डायरेक्ट सेंट्रल या एपेक्स सोसाइटी में मेंबरशिप नहीं मिल सकती, उस बंदे को डायरेक्ट यहाँ मेंबरशिप नहीं मिलती।
अगर उसको मेंबरशिप चाहिए ना, तो उसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी प्राइमरी सोसाइटी में पहले। उसको यहाँ डायरेक्ट मेंबरशिप नहीं मिलने वाली कि कोई बंदा सोचे मैं डायरेक्ट सेंट्रल या अपेक्स सोसाइटी का मेंबर बन जाऊँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है गाइस। एक छोटा सा यहाँ पर है, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कि हर बंदा, कोई भी बंदा जो है एलिजिबल तब होता है जब आपकी जो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है ना, जब से वो आपको मिलेगी तब से आप एलिजिबल होंगे, उस दिन से उस सोसाइटी के मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, जब आपकी एडमिट हो जाएगी रिसिप्ट तब से। ठीक है। देखिए नॉमिनल और एसोसिएट मेंबर्स। देखिए नॉमिनल मेंबर की जब हम बात करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, नॉमिनल मेंबर्स जो है ना, ये मेंबर हर इसके राइट्स होते हैं, प्रिविलेजेस होती हैं, हर चीज़ होती है, इसको लायबिलिटीज़ हर चीज़ मिलती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, मिलती तो इसको ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। बट बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो बंदा, अ नॉमिनल मेंबर शेल नॉट बी इंटाइटल टू एनी शेयर। वो बंदा किसी शेयर का इंटाइटल नहीं हो सकता। वो बंदे को शेयर नहीं होता, शेयर में उसका कोई हाथ नहीं होता। अब देखिए, मेंबर नॉट टू एक्सरसाइज राइट्स टिल ड्यू पेमेंट मेड until he has made such payment to the society in respect of membership। देखिए गाइस, राइट, मेंबरशिप राइट के लिए ना आपको पहले पेमेंट करनी पड़ती है। जब तक आपकी पेमेंट ड्यू रहती है तब तक आपको मेंबरशिप राइट नहीं मिलते। अब देखिए, वोट्स फॉर मेंबर्स। अब रही बात वोट्स की, हर बंदे का एक वोट होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इक्वलिटी ऑफ वोट्स की जब हम बात करते हैं, अगर कहीं पर किसी भी केस में इक्वलिटी हो जाए कमेटी में, 15 लोग हाँ बोल रहे हैं, 15 लोग ना बोल रहे हैं, तो वहाँ पर चेयरमैन का डिसीजन मायने रखता है। ही इज़ द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दैट टाइम। ठीक है। और एक बात जो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दी, नॉमिनल या एसोसिएट मेंबर्स के पास राइट टू वोट भी नहीं होता। याद रखिएगा, उनके पास जैसे शेयर में उनका कोई हाथ नहीं होता, उसी तरह राइट टू वोट भी नहीं होता। ठीक है। और जहाँ पर एक और चीज़, गवर्नमेंट अपना मेंबर बनाती है, जहाँ पर गवर्नमेंट का शेयर होता है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ कमेटी में उसके मेंबर भी होंगे। ठीक है ना। और उनके मेंबर्स का भी एक एक वोट होता है। ठीक है, गवर्नमेंट के मेंबर्स का भी एक एक वोट होता है। ओके गाइज, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग वोट। देखिए, कोई भी बंदा किसी और बंदे के बदले प्रॉक्सी नहीं लगा सकता। ठीक है, इट्स नॉट परमिटेड। दूसरी बात, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके आप मेंबर हैं, आप किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में वोट नहीं कर सकते, अपनी ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर वोट करना है। कोई बंदा आपके बिहाफ पे वोट नहीं करने वाला। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट परमिसेबल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको वोटिंग के रिलेटेड बताई गई हैं। अब रही बात रिस्ट्रिक्शन की ऑन होल्डिंग ऑफ शेयर्स। देखिए गाइस, जहाँ तक रही बात रिस्ट्रिक्शन की, तो रिस्ट्रिक्शन की जब हम बात करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन रहती है कि देखिए भाई, गवर्नमेंट जो है ना, वो चाहे जितना मर्जी कर ले, गवर्नमेंट की मर्जी है, गवर्नमेंट जितना मर्जी शेयर ले ले, गवर्नमेंट को कोई नहीं रोक सकता। बट अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसकी अपनी मर्जी नहीं होती कि वो जितना मर्जी शेयर ले ले, नहीं, उस पर रिस्ट्रिक्शन होती है। और वो 150 से ज़्यादा शेयर नहीं ले सकता किसी भी सोसाइटी में। ठीक है, 150, नोट दिस, 150। ठीक है, 150 से ज़्यादा नहीं ले सकता। ठीक है। और एक इंडिविजुअल मेंबर का जितना भी शेयर होगा, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो 1000 रुपये से ज़्यादा उसको नहीं मिल सकता। 1000 रुपये लिमिट है। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आप एक मेंबर नहीं हैं, ठीक है, बल्कि एक फाइनेंसिंग बैंक है, तो फिर आपकी जो लिमिट है बढ़ा दी गई है।
आपको 5,000 रुपये तक इंटरेस्ट मिल सकता है। ठीक है। सो मूविंग ऑन गाइज, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड इंटरेस्ट। देखिए, अब आपको शेयर्स अगर ट्रांसफ़र करने हैं तो इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो होंगी, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट तो होगी, क्राइटेरिया होगा। अब वो क्या है? देखिए गाइस, कोई भी बंदा जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अनलेस अनटिल उसको 1 साल हो गया हो उस सोसाइटी में। ऐसा नहीं कि आया और जाके सीधे ही ट्रांसफ़र करना शुरू कर गया, नहीं, 1 साल तो पहले हो गया होना चाहिए। दूसरी बात, अपने ही सोसाइटी के मेंबर को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, किसी और की सोसाइटी को नहीं करेगा, के मेंबर को नहीं कर सकता। तीसरी बात, उस इस चीज़ के लिए उसको अप्रूवल चाहिए कमेटी का, उसके पास अप्रूवल होना चाहिए कमेटी का। ऐसा नहीं कि बस अपनी मर्जी से, उसके पास ये अप्रूवल होना चाहिए कमेटी का। ठीक है, सो ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। अब इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑन डेथ ऑफ अ मेंबर। देखिए, जब कोई बंदा मर जाता है तो फिर उसके इंटरेस्ट, उसके शेयर्स, इन सब चीज़ों का, पैसों का क्या होता है? देखिए गाइस, अगर नॉमिनी उसने रखा है तो ये उसके पास जाएगा, जो बंदा उसने नॉमिनेट करके रखा है। ठीक है। इन केस इफ़ देयर इज़ नो पर्सन सो नॉमिनेटेड, अगर कोई भी बंदा नॉमिनेटेड नहीं है तो फिर जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, वो ले जाएगा ये सब, जितने भी शेयर्स उसके होंगे वो उसको मिलेंगे। ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस, ज़ाहिर सी बात है, जब उसको ये सब मिल रहा है, जब ये सब शेयर्स जो हैं उसको ट्रांसफ़र हो रहे हैं डिसीज़्ड मेंबर के नॉमिनी को, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कोई टाइम पीरियड भी तो होगा ना। कोई टाइम पीरियड, ऐसा थोड़ी कि बस अब देखा जाएगा 2-3 साल बाद कर देंगे, ऐसा नहीं होता। एक विदिन 1 मंथ का टाइम दिया जाता है जिसके अंदर आपके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है। जो भी आपका नॉमिनी है डिसीज़ मेंबर का, उसको ये मिल जाते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया है शेयर्स की बात। अब सपोज़ कीजिए अगर पैसों की बात करें, बाकी चीज़ों की बात करें, वहाँ पर 6 मंथ लगते हैं। 6 मंथ के अंदर जो है आपके पास, आपके नॉमिनी के पास ये सब चीज़ें आ जाती हैं, पैसा हो, बाकी सब चीज़ें हो, आ जाती हैं। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। लायबिलिटी ऑफ अ डिसीज मेंबर, कहाँ कब तक रहती है इस बंदे की लायबिलिटी? जो बंदा मर गया उसकी लायबिलिटी कब तक रहती है? तो शॉर्ट में बता देता हूँ, 1 साल तक कंटिन्यू रहती है। 1 साल तक रहती है, जब से उसकी डेथ हुई है उसके 1 साल तक रहती है उसकी लायबिलिटी। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो। ओके गाइज, मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 4, मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जब बात करते हैं तो फाइनल अथॉरिटी जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका क्या है? फाइनल अथॉरिटी आपकी जनरल बॉडी होती है। ठीक है, फाइनल अथॉरिटी जो आपकी होती है वो जनरल बॉडी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। इसके बाद, इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो छोटी छोटी सी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, स्मॉलर बॉडीज़ होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होती हैं ये सब डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, बट मेन बॉडी जो होती है वो फेडरल बॉडी ही होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। इसके बाद देखिए गाइज, एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है? देखिए गाइज, 1 साल में एटलीस्ट एक बार ही होती है। ठीक है, किस पर्पज़ के लिए होती है? अप्रूवल ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, इलेक्शन के लिए, ऑडिट रिपोर्ट के लिए, एनुअल रिपोर्ट के लिए, नेट प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है, या फिर कोई भी मैटर जो लाया जाए उसके लिए जो कि इम्पोर्टेंट हो। अब देखिए, स्पेशल जनरल मीटिंग ये कब होती है? देखिए गाइस, अगर रजिस्ट्रार को या किसी भी सोसाइटी के बंदे को, मेंबर को ऐसा लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट इशू है और मुझे इसके लिए मीटिंग बुलानी है, तो होता क्या है, ये रजिस्ट्रार होगा या मेंबर होगा, वो उस
सेक्रेटरी को बोलेगा, कहेगा मीटिंग रखवाओ, और मीटिंग भी आपकी विदिन 1 मंथ रखवाई जाएगी। इट इज़ कंपलसरी। ऐसा नहीं कि अब आज बोला है तो देखेंगे 6 महीने बाद रखवा लेंगे, ऐसा नहीं है। विदिन 1 मंथ इट्स कंपलसरी, आपकी मीटिंग जो है रखवा ली जाएगी, स्पेशल जनरल मीटिंग रखवाई जाएगी। बट इसके लिए कोई स्पेशल पर्पस भी होना चाहिए, कोई ऐसा इशू होना चाहिए, ऐसे नहीं। अब देखिए गाइस, इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ कमेटी, इलेक्शंस और नॉमिनेशन। देखिए गाइस, पहली बात तो कोई भी बंदा जो है ना कमेटी का मेंबर जो है इलेक्ट तब होता है जो उसका प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली ही इलेक्ट होगा। दूसरा ये है कि कोई भी बंदा तब तक इलेक्ट नहीं हो सकता जब तक वो शेयर होल्डर ना हो सोसाइटी में, उसके शेयर ना हो सोसाइटी में। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद दूसरी बात कि टर्म ऑफ ऑफिस जो है कमेटी का वो कब तक रहता है, वो रहता है 3 साल तक, ठीक है, वो आपका रहता है 3 साल तक। अब ईच कमिटी शेल विद इन 90 डेज जो है ना 90 दिन तक कोई भी कम्युनिटी जो है ना, जब इससे पहले कि वो एक्सपायर हो जाए, वो दूसरी कम्युनिटी की कॉन्स्टिट्यूशन कर लेनी चाहिए, बना लेनी चाहिए, अरेंजमेंट्स कर लेने चाहिए उसके, ठीक है। और सपोज़ करो कि अगर किसी भी जगह ऐसा नहीं हो पाया, अगली कम्युनिटी का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, कमेटी नहीं बन पाई, तो फिर वहाँ पर जो है सीज़ कर दिया जाता है। और होता क्या है, जब ये कमेटी का टर्म ख़त्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है सीज़ कर दिया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में रजिस्ट्रार जो है अपॉइंट करता है एडमिनिस्ट्रेटर को, और फिर एडमिनिस्ट्रेटर ही संभालता है। और वो फिर बंदा 6 महीने का टाइम होता है उसके पास भी, जिनमें उसको नई कमेटी बनानी होती है। देखिए गाइस, गवर्नमेंट के जहाँ पर जिस भी जगह कैपिटल में शेयर हो, ठीक है, जिस भी सोसाइटी में शेयर हों, वहाँ पर क्या होता है कि उसकी भी ऑब्वियस सी बात है मेंबर्स होंगे कमेटी में। और अब उसके जो मेंबर्स होते हैं वो या तो 1:3 होते हैं का रेशियो होता है, या तो 3 बंदे होते हैं। इन दोनों में से एक चीज़ होगी, ठीक है, या तो 1:3 या तो 3 बंदे, विच एवर इज़ लेस, जो भी कम होगा इन्हीं में से होगा, ठीक है। अच्छा गाइस, देखिए इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूं क्या, ये तो आपका चलो ठीक है गवर्नमेंट का आ गया। इसके अलावा 2 सीट्स जो हैं रिज़र्व रखी गई हैं शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, अगर ऐसे मेंबर आपकी कमेटी में हैं। और 1 सीट जो है औरतों के लिए रखी गई है, ठीक है, रिज़र्व। अब सुपर सेशन या रिमूवल ऑफ द कमेटी, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि यार यहाँ पर कोई गड़बड़ चल रही है, यहाँ कोई फॉल्ट है इस कमेटी में, तो वो ऐसा कर सकता है। ही कैन डेफिनेटली डू दैट। करेगा क्या? अगर उसको लगता है कि यहाँ पर नेग्लिजेंस हो रही है, कमेटी में कोई फॉल्ट है, कमेटी उसकी परफॉर्मेंस ड्यूटी जो है परफॉर्म अच्छे से नहीं कर रही है, तो रजिस्ट्रार जो है ना वो क्या करेगा कि कमेटी को बुलाएगा, उसको 7 दिन का टाइम देगा। 7 दिन का टाइम देगा। अगर कोई ऑब्जेक्शंस वो बताते हैं, अगर उनको लगता है कि हमने सही किया तो बता देंगे, और अगर वो जस्टिफाई खुद को नहीं कर पाए तो उसके बाद वो उनको रिमूव कर देगा। और रिमूव करने के बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देता है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर ही उसके बाद सारे अफेयर्स को मैनेज करता है, बट 6 मंथ तक बस। अब एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, इट इज़ एक्चुअली सब्जेक्टेड टू द कंट्रोल ऑफ रजिस्ट्रार। एडमिनिस्ट्रेटर एक्चुअली अंडर कंट्रोल होता है रजिस्ट्रार के, खुद से नहीं होता ऐसे, वो इसके अंडर कंट्रोल होता है। और एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, ऑब्वियस सी बात है, जब तक उसकी एक्सपायरी होगी उसको नई कमेटी की बनानी ही बनानी है 6 महीने के अंदर। अब यहाँ पर कुछ केसेस में एक्सेप्शंस है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक में, ठीक है, वहाँ पर क्या है कि आपको, जैसे मैंने पहले ही कहा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी रिज़र्व बैंक से। वहाँ रजिस्ट्रार खुद ही नहीं करने वाला, रिज़र्व बैंक से या फिर नाबार्ड से, ठीक है, दोनों में से किसी भी जगह से। और यहाँ एक और चीज़ की एक्सेप्शन ये है
कि जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर अपॉइंट होगा वो 6 महीने के लिए नहीं होगा, वो 1 साल तक हो सकता है। ठीक है गाइस, वो बंदा 1 साल तक यहाँ पर काम कर सकता है। ओके, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो बंदा एडमिनिस्ट्रेटर, ये सॉरी, सोसाइटीज़ का जो कस्टोडियन होता है ना रिकॉर्ड्स का, वो कौन होते हैं? अकाउंटेंट, सेक्रेटरी, स्टोर कीपर, कैशियर, ये सब के सब आपके कस्टोडियन होते हैं रिकॉर्ड्स के, स्टॉक्स के, प्रॉपर्टी के। ठीक है, तो ये सब के सब आपके कस्टोडियंस हैं। अब देखिए जनाब, ये कहता है कि सपोज़ करो कि अगर किसी भी कमेटी का फॉल्ट है और सोसाइटी का फॉल्ट है और उसके जो कागज़ात हैं वो ज़ब्त करने हैं, तो कागज़ात ऐसे ज़ब्त नहीं होते। उसके लिए आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए। इससे लो रैंक का बंदा नहीं चलेगा। आपके पास फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होगा तो वही सीज़ कर सकता है इनके ये डॉक्यूमेंट्स, इनकी सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी, रिकॉर्ड्स, हर चीज़ वही सीज़ कर सकता है। इसके बगैर कोई नहीं करेगा। और वो बंदा भी जब पुलिस को ऑर्डर देगा तो पुलिस में कम से कम रैंक जो बंदे का होना चाहिए वो इंस्पेक्टर का होना चाहिए। इंस्पेक्टर से नीचे का रैंक नहीं चलेगा। ठीक है, इंस्पेक्टर से नीचे आप नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर से ऊपर होना चाहिए, इंस्पेक्टर से नीचे नहीं। ठीक है, चाहे डीएसपी हो, एसपी हो, इंस्पेक्टर हो, ऐसा ही बंदा आएगा और आपके जो है कागजात सीज कर देगा, रिकॉर्ड सीज कर देगा। ठीक है गाइस, काफ़ी लंबा लेक्चर है, खैर कोई नहीं। चैप्टर 5, प्रिविलेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखिए प्रिविलेजेस, जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करते हैं, इसकी क्या क्या प्रिविलेजेस हैं एंड ऑब्वियस सी बात है कि इनको क्या क्या इनके मेंबर्स को फ़ायदा मिलता है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। देखिए गाइस, प्रिविलेजेस की जब हम बात करते हैं तो पहली बात, इन पर स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस जो है ना गवर्नमेंट नहीं लगाती। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस नहीं लगते। इनको कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है इस एक्ट के तहत जो भी रजिस्टर करेगा उस पर नहीं लगेगी, उनको कोई फ़ी नहीं देनी पड़ती। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट जो है एग्जेम्प्ट करती है इन लोगों को, इन सोसाइटीज़ को, किस किस टैक्स से? लैंड रेवेन्यू से। ठीक है, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम से, टैक्सेस ऑन सेल्स और गुड्स और परचेज ऑफ गुड्स से, टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ट्रेड्स, कॉलिंग, एम्प्लॉयमेंट से, टोल टैक्सेस ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र से। इन सब चीज़ों से आपको ये लोग एग्जेम्प्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा इन सोसाइटीज़ का होता है। ठीक है गाइस, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट चैप्टर, इट्स ऑल अबाउट गवर्नमेंट एड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कौन कौन सी एड मिलती है, कैसे मिलती है? देखिए गाइस, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक डायरेक्ट पार्टनरशिप आती है, दूसरी इनडायरेक्ट पार्टनरशिप। देखिए गाइस, डायरेक्ट पार्टनरशिप जहाँ पर गवर्नमेंट की होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, वहाँ पर गवर्नमेंट डायरेक्टली शेयर्स खरीदती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड लायबिलिटी के साथ। ठीक है, ये वहाँ होता है जहाँ पर डायरेक्ट पार्टनरशिप हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए गाइस, एक और चीज़ होती है कि जो गवर्नमेंट होती है उसका जो डिविडेंड शेयर होता है वो काफ़ी कम रेट पे अपना डिविडेंड शेयर लेती है एज़ कंपेयर टू द मेंबर जो है उसको काफ़ी रेट पे दिया जाता है डिविडेंड शेयर। बट गवर्नमेंट जो है यहाँ पर भी रिलैक्सेशन दे देती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पैसा होता है। गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, आप हमें कम ही इंटरेस्ट दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये फ़ायदा भी है। अब इनडायरेक्ट पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको ये देखना है कि गवर्नमेंट जो है ना प्रोवाइड करती है पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, स्पेशली जैसे एपेक्स सोसाइटीज़ होती हैं, इनके थ्रू वो परचेज करती है शेयर्स दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। ठीक है, इन्हीं के थ्रू। अब देखिए गाइज, यहाँ पर कंसेप्ट आपका आता है प्रिंसिपल गवर्नमेंट पार्टनरशिप फंड। देखिए प्रिंसिपल गवर्नमेंट पार्टनरशिप फंड जो है ना, ये वो फंड है जो गवर्नमेंट जो है ना पैसा देती है अपेक्स सोसाइटी को। ठीक है, अंडर सेक्शन 44, और उसी पैसे से जो फंड इस्टेब्लिश होता है उसको हम प्रिंसिपल गवर्नमेंट पार्टनरशिप फंड कहते हैं। ठीक है गाइस,
और ये फंड जो है ना आपका यूटिलाइज कहाँ कहाँ होता है? ये फंड आपका यूटिलाइज होता है डायरेक्ट परचेसिंग शेयर्स इन अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, आप दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में शेयर खरीद सकते हैं, दूसरी सोसाइटी को पैसा दे सकते हैं लोन के तौर पर। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि है तो गवर्नमेंट का ही पैसा, गवर्नमेंट सिर्फ किसी अपेक्स सोसाइटी के थ्रू करवाती है ये सब। अब इसी तरह एक और फंड आता है सब्सिडरी गवर्नमेंट पार्टनरशिप फंड। देखिए गवर्नमेंट यहाँ पर सेंट्रल सोसाइटी को जो है ना पैसा देती है और उसी के थ्रू जो फंड प्रो इस्टेब्लिश किया जाता है उसको सब्सिडरी गवर्नमेंट पार्टनरशिप फंड कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा गवर्नमेंट जो है ना अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स, दोनों के दोनों फंड्स जो है ना ये दोनों के दोनों फंड से आप शेयर नहीं खरीद सकते। आप दोनों के दोनों फंड से शेयर नहीं खरीद सकते, ना प्रिंसिपल पार्टनरशिप फंड ना सब्सिडरी गवर्नमेंट पार्टनरशिप फंड। आप इन दोनों के दोनों फंड से क्या ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए गाइज, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पार्टनरशिप फंड और सब्सिडरी पार्टनरशिप फंड जो है ना ये एसिड्स नहीं माने जाते। दे आर नॉट कंसिडर्ड एसिड्स एज अ पार्ट ऑफ एसिड्स। ये आप कंसीडर नहीं करते, ये मेरी बात याद रखिएगा। यू डोंट कंसीडर दम एज अ पार्ट ऑफ एसिड। ठीक है गाइज, आप देखिए गाइज अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और कौन कौन सी फॉर्म में एड करती है गवर्नमेंट। देखिए गाइज लोन्स प्रोवाइड करती है, एडवांसेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, दूसरी बात आपकी जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैं, ठीक है, इशू होते हैं, वहाँ पर आपका रिपेमेंट गारंटी टू रिपेमेंट जो है वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसी तरह आपका जो है शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो डिविडेंड्स हैं इनका भी गारंटी जो है ना रिपेमेंट की जो गारंटी है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है गाइज, इसके बाद देखिए गाइज लोन्स एडवांसेस इस पे जो इंटरेस्ट लगता है उसकी भी गारंटी जो है ना रीपेमेंट की वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और सबसे बड़ी बात सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। अब अगला चैप्टर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, प्रॉपर्टी एंड फंड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखिए प्रॉपर्टी और फंड्स जो है ना गवर्नमेंट के वो आप देखिए डिवाइड नहीं कर, मतलब आप गवर्नमेंट के फंड ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपको फंड दे रही है और आप कहीं पर भी जो है शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट के फंड कहीं पर भी यूटिलाइज कर लो, आपकी मर्जी है। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट के फंड आप बोनस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आप डिविडेंड्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आपको जो है ना जनाब ये नेट प्रॉफिट्स में से देना पड़ेगा। आपको बोनस देना है, डिविडेंड देना है तो आपको नेट प्रॉफिट में से देना पड़ेगा, आप खुद से ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, हाँ अगर आपने कोई सपोज करो सेक्रेटरी रखा है, क्लर्क रखा है, अगर आप ऐसे बंदे रख रहे हो, ठीक है, तो इन लोगों को आप गवर्नमेंट फंड में से पैसा दे सकते हैं। इन लोगों की अगर आपको फ़ी देनी है, अगर आप लोगों को इनको पे देनी है तो इनको पे दे सकते हैं उसमें से। अब प्रोसीजर क्या है कैलकुलेशन का प्रॉफिट्स का, जो हम प्रॉफिट्स निकालते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए गाइस बड़ी सिंपल सी बात है, हम नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट्स को माइनस कर देते हैं किन सब चीज़ों में, जितना भी आपका जो है ना 6 मंथ्स का जो भी इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, इंटरेस्ट पेएबल, लोन्स, डिपॉजिट्स, ठीक है, ऑडिट फीस, ठीक है, वर्किंग एक्सपेंसेस, ठीक है, इंक्लूडिंग रिपेयर्स, टैक्स, रेंट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, ये सब की सब चीज़ें जो है ना जितनी भी हैं आप इनको निकाल दो तो जो आपको बचता है वो नेट प्रॉफिट जो होता है वो होता है। और नेट प्रॉफिट कहते हैं कि सपोज़ करो पिछले साल का नेट प्रॉफिट आपको इस साल कुछ और मिल गया, ठीक है, पिछले साल का इस साल मिल गया तो उसको भी आप इस नेट प्रॉफिट में इंक्लूड कर सकते हैं और आप आगे जाकर उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी चीज़ों के लिए। ठीक है, अब देखिए गाइज डिस्पोजेबल ऑफ नेट प्रॉफिट्स कहाँ पर कैसे डिस्पोज करना है। देखिए सबसे पहली बात तो 25% का जो है ना आपको जमा करने पड़ेंगे रिजर्व फंड में।
ये क्यों होगा? क्योंकि कल को अगर आप सपोज़ करो बुरे दौर से गुज़रते हो एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, या आपका दिवाला निकल जाता है, तो आपको जो है ना यही फंड बचाता है, उस टाइम आपके पास पीछे से बैकअप प्लान होता है, ठीक है? अब देखिए, बाकी जो बचा आपका 75%, उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं डिविडेंड्स के तौर पर, शेयर कैपिटल के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं, बोनस देना चाहें मेंबर्स को तो दे सकते हैं। अब अगर आपको सपोज़ करो चैरिटी करनी है, तो देखिए जो 75% है ना, 75% का जो 10% होगा, उससे आप एक्सीड नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। प्रॉफिट आपको सिर्फ और सिर्फ 10% ही देना है। प्रॉफिट आप 10% से सॉरी, चैरिटी आप इन्हीं 10% से कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और चैरिटी भी कहाँ करेंगे? गरीब लोगों को एजुकेशन में, मेडिकल रिलीफ में, इन सब चीज़ों के लिए, ना कि कोई रिलीजियस टीचिंग या वर्शिप के लिए। आपको जनरल पब्लिक यूनिटी के लिए, यूटिलिटी के लिए करना है, रिलीजियस टीचिंग के लिए नहीं कर सकते आप, ठीक है? आई होप यहाँ तक क्लियर हो आप सबको। देखिए गाइस, इसके आगे जब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, याद रखिएगा जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी का काफ़ी पैसा हो तो उसको 4% जो है ना, 4% रेट के हिसाब से उसको एजुकेशन फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव यूनियन को देना पड़ता है, ठीक है? 4%, ये बात आप याद रखिएगा। अब रही बात आपकी इसके आगे इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स की। देखिए, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स जो है ना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, इन्वेस्ट या डिपॉजिट जो फंड्स को करती है, कहाँ कहाँ कर सकती है? गवर्नमेंट सेविंग में कर सकती है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा, सिक्योरिटीज़ में कर सकती है। तीसरा, शेयर्स में कर सकती है सिक्योरिटीज़ के, ठीक है। चौथा जो है किसी भी बिजनेस में यूज़ कर सकती है, बट उसके लिए अप्रूवल भी चाहिए रजिस्ट्रार का, ठीक है। ओके गाइज, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, मूविंग ऑन नेक्स्ट, इट्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ लोन्स। अब लोन्स पर भी रिस्ट्रिक्शन है। पहली बात तो भैया, अगर कोई भी बंदे को लोन देना है तो वो किसी और सोसाइटी का मेंबर नहीं हो सकता, आपकी अपनी सोसाइटी का मेंबर, ठीक है। दूसरी बात, आप जिसको लोन दे रहे हैं तो आप जिसको लोन दे रहे हैं उस मेक इट श्योर कि रजिस्ट्रार का अप्रूवल आपको सैंक्शन हो गया हो, ठीक है। आपको सैंक्शन चाहिए रजिस्ट्रार का, ऐसे नहीं कि बस मुंह उठा के लोन दे दिया। अब देखिए, बात करते हैं 7 चैप्टर की, अगले चैप्टर की बात करते हैं ऑडिट की। देखिए गाइज, जब हम ऑडिट की बात करते हैं, इंस्पेक्शन की, सरचार्जेस की, तो ऑडिट जो है ना गाइज, रजिस्ट्रार खुद ही ऑडिट करता है, और या तो वो ऑडिट खुद करेगा, या तो फिर रजिस्ट्रार जो है ना अपने बिहाफ पर किसी को करवा भी सकता है ऑडिट। उसके पास दोनों चीज़ों की पावर है, या तो खुद ऑडिट करे या तो अपने बिहाफ पे किसी को भेज दे, और साल में एक बारी तो होना ही होना है, ठीक है। अब देखिए गाइज, ऑडिट किस चीज़ के लिए किया जाता है, किस किस के लिए होता है? ऑडिट एग्जामिन करने के लिए होता है, किस चीज़ के लिए? ड्यू डेब्ट्स जितने भी हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ कैश बैलेंस, कितना कैश बैलेंस है। सिक्योरिटीज़, ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, उनकी वैल्यूएशन के लिए ऑडिट करवाया जाता है, ठीक है गाइज। अब देखिए गाइज, एक और चीज़ मैं बता दूं कि ऑडिट दो तरह के होते हैं, रिकरिंग ऑडिट एंड री ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट की जब हम बात करते हैं ना, तो ये वो ऑडिट है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे करती रहती है, ठीक है, ये होते रहता है। और री ऑडिट जो है ना, वो एक्चुअली किसी भी ऑडिट, जो ऑडिट हो गया है उसको दोबारा से चेक करने के लिए किया जाता है कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं है, जहाँ पर शक हो रहा हो वहाँ पर दोबारा से किया जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही पैसे देने पड़ते हैं इन सब चीज़ों के। अगर ऑडिट भी उन्हीं का होता है और पैसे भी वही लोग देते हैं, रजिस्ट्रार नहीं देने वाला, पैसा गवर्नमेंट नहीं देती है, पैसा ये लोग खुद ही बेचारे देते हैं अपना ऑडिट करवाने के लिए, ठीक है गाइज। इसके आगे जब हम देखते हैं, आपकी बात आती है अब डिफेक्ट्स इन ऑडिट, कम्युनिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स इन ऑडिट।
अब देखिए अगर कोई डिफेक्ट हो ऑडिट में तो क्या होता है कि अगर अगर लगे कि इफ़ द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट हेल्ड अंडर सेक्शन 64 ऑडिट 64 सेक्शन के अंडर होता है, अगर लगे कि भाई कोई डिफेक्ट है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार सोसाइटी के नोटिस में लाएगा कि भैया यहाँ यहाँ गड़बड़ है, और फिर क्या करेगा, उसको कहेगा रेक्टिफाई करो भाई, कौन कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है, 45 दिन का टाइम देगा, 45 डेज का टाइम देगा, कहेगा चलो भाई रेक्टिफाई करो कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है। और उसके बाद होगा क्या, होगा ये कि रजिस्ट्रार जो है अगर लगेगा कि इन 45 दिन में भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया तो कहेगा कि क्यों रेक्टिफाई नहीं कर रहे, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप लोग इस गलती को नहीं देख पाए कि आपकी गलती कहाँ हुई है। फिर से 45 दिन का टाइम देगा और कहेगा फिर से देखो चेक करो। एंड इन केस सपोज करो फिर भी वो लोग नहीं कर रहे तो उसके बाद पनिशमेंट जो है वो ऑब्वियस सी बात है ड्यू है उन लोगों के लिए, पनिशमेंट उन लोगों को मिल के रहेगी। ठीक है गाइस। अब देखिए इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या इंस्पेक्शन हो सकती है बुक्स के ऊपर? हाँ सी हो सकती है। ये पावर भी जो है आपका रजिस्ट्रार के पास है। रजिस्ट्रार जो है अगर रजिस्ट्रार को कोई भी क्रेडिटर कंप्लेंट करता है या कोई मेंबर कंप्लेंट करता है कि भाई साहब आप इंस्पेक्शन कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, तो इसके पास सारे पावर्स हैं इंक्वायरी करने के। अंडर सेक्शन 67 ये इंक्वायरी करेगा। ठीक है। और यहाँ पर भी एक बात याद रखिएगा, जो इंक्वायरी आपकी होगी उसका पैसा भी उसका पैसा भी सोसाइटी को ही देना है। कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी आपको सामने सामने नज़र आ रहा होगा, सोसाइटी सोसाइटी कंसर्न, ये भी सोसाइटी ही देगी। सोसाइटी ही खुद इंक्वायरी करवाएगी, बोलने को कहेगी और उसके बाद पैसे भी उन्हीं को देने हैं। सर चार्जेस, देखिए सर चार्जेस की बात करें तो अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि ऑडिट के दौरान, इंक्वायरी के दौरान, इंस्पेक्शन के दौरान किसी भी बंदे ने, किसी भी मेंबर ने किसी भी और बंदे को जो है पैसे ज़्यादा दिए हैं, ठीक है, काम कुछ था और पैसे जो है जानबूझ के ज़्यादा दिए गए हैं ताकि पैसे खा सकें, तो उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी जाएगी। और ऐसे बंदे को ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर जब इंक्वायरी बिठाई जाएगी तो उसके बाद इसकी सुनी नहीं जाएगी। ही विल गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, उसकी भी सुनी जाएगी, उसको बोला जाएगा कि आप अपने पक्ष में बताइए क्या बताना चाहते हैं, वो बताएगा। उसके बाद अगर रजिस्ट्रार को लगे कि नहीं फिर भी इसकी गलती है, इस बंदे ने पैसा खाया है, पैसा जानबूझ के दिया है, तो फिर इसको कहा जाएगा कि रिस्टोर करो मनी, वापस दो सोसाइटी को उसका मनी, उसका पैसा। और अगर वो भी नहीं कर सकता तो फिर कंपनसेट करो कुछ एक्सटेंट तक। और अगर सपोज करो फिर भी कुछ नहीं कर रहा तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है भैया, आपकी पनिशमेंट जो है वो ड्यू है, आपको पनिश कर दिया जाएगा। ठीक है गाइज। अगला चैप्टर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे गाइज। सो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, काफ़ी डिटेल लेंथी लेक्चर था, काफ़ी मेहनत लगती है गाइज। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यीत्याचे कशीर शिव लाइक करो, सब्सक्राइब करते हो यार। ओके।